पीले पन्नों से अध्याय 4 का दूसरा भाग आपने अभी सुना। आगे की कहानी के लिए अब सुनिए अध्याय 4 का तीसरा भाग। स्वागत है। साहित्यिक गतिविधियां व प्रिंसिपल। मसूरी में उन दिनों 2 तरह के कवि सम्मेलन होते थे, मंचीय व घरेलू। प्रिंसिपल श्री एस.एस. दास, श्रीपति शरण दास ने कभी इन सम्मेलनों में मेरे जाने पर रोक नहीं लगाई। पहली बार जब मैं एक मंचीय कवि सम्मेलन में गया तो उन्होंने पूछा कि कितने बजे तक लौट कर आएंगे। मैंने कहा कि लगभग 11-12 तक। इस पर वे बोले कि अपने रूम की चाबी मेस इंचार्ज को दे जाइए, आपका डिनर रूम में रखा मिलेगा। मैंने उन्हें बताया कि डिनर की व्यवस्था कवि सम्मेलन से पहले होती है। कहना यह है कि वे बहुत सरलता से कवि सम्मेलन में मेरे जाने पर रोक लगा सकते थे, क्योंकि बोर्डिंग का नियम था कि रात 9 बजे के बाद गेट बंद हो जाता है। 2, प्रिंसिपल को क्या पड़ी थी कि वो अपने टीचर के भोजन के बारे में उतनी संवेदनशीलता से सोचें। वे बहुत कड़क प्रिंसिपल थे, परंतु शांत व अल्पभाषी। उनकी उपस्थिति ही पर्याप्त थी। मैंने उनके संग बहुत अनौपचारिक क्षण भी व्यतीत किए। घरेलू कवि सम्मेलन या गोष्ठी मसूरी के कोई ना कोई धनाढ़ परंतु साहित्य प्रेमी अपने निवास पर कराते रहते थे। वे कवियों को बहुत आदर देते और उनके यहां जाकर अनेक विशिष्ट लोगों से सहज ही भेंट हो जाती। मसूरी की वादियों में, पर्वतीय वृक्षों से घिरे सुदूर आवासों में आयोजित वे कवि गोष्ठियां आज भी आत्मा में एक अद्भुत सुगंध के संग रची बसी हैं। अनेक बार इन सम्मेलनों व गोष्ठियों के आमंत्रण रविवार की सुबह लेकर कोई आता था, जिस समय प्रिंसिपल व मैं स्केटिंग ग्राउंड के ऊपरी स्टेज पर धूप में खड़े होते थे। एक बार एक सज्जन किसी कार्यक्रम का आमंत्रण पत्र लेकर आए तो ये जानकर कि साथ में प्रिंसिपल हैं, वे उनका नाम भी दूसरे आमंत्रण पत्र पर लिखने लगे। प्रिंसिपल ने उन्हें रोका और कहा, आप ये सोचकर मुझे मत दो कि मुझे नहीं बुलाया जा रहा और मेरे एक टीचर को बुलाया जा रहा है तो मुझे बुरा लगेगा। डॉक्टर सम्राट का बुलाया जाना मुझे अपना ही बुलाया जाना लगता है। उस समय तक मुझे डॉक्टरेट अवार्ड नहीं हुई थी, बस थीसिस जमा हुई थी। फिर भी ज्वाइनिंग से ही वे मुझे डॉक्टर साहब कहते आ रहे थे। अनेक ऐसे अवसर भी मुझे याद हैं जब मसूरी प्रशासन की अनेक मीटिंग्स में उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में मुझे भेजा। 12वीं में प्रेमचंद का निर्मला शुरू हुआ तो स्टूडेंट्स ने अनुरोध किया कि डेमोन्स्ट्रेशन के समय जैसा अनेक आयामों से पढ़ाया था वैसा ही लाइफ से जोड़कर लेक्चर हो जाएं, तो उपन्यास का आनंद आ जाए। इस उपन्यास का प्रत्येक पात्र एक मनोवैज्ञानिक कथा लिए है। इसे बिंदु मानकर मैंने विशिष्ट लेक्चर शुरू किए। बराबर में थी 11वीं। उसके स्टूडेंट्स ने बताया कि प्रिंसिपल एक दिन जब हमारा पीरियड फ्री था, हमारी क्लास में आकर लेक्चर सुन रहे थे आपका। दोनों कक्षाओं के मध्य मोटी लकड़ी की एक पार्टीशन वॉल थी। यथा समय मैं प्रिंसिपल से मिलने गया। वे बहुत खुश हुए क्योंकि उनकी सोर्स टीम में मैं ही नहीं था। मैंने उनसे निवेदन किया कि जब तक निर्मला पर मेरे लेक्चर चलें, वे संभव हो तो क्लास में बैठकर ही लेक्चर सुने। मेरी बात सुनकर वे मुस्काए, बोले, डॉक्टर साहब, स्टूडेंट्स छीन लिए आपने हमसे। उन्होंने किसी दिन आने का प्रॉमिस किया। अगले ही दिन वे 12वीं के लेक्चर शुरू होते ही आ गए।
मैंने अनुरोध किया कि वे टीचर्स चेयर पर बैठें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और सबसे पीछे स्टूडेंट्स के संग ही बैठकर लेक्चर सुना। लेक्चर के बाद वे मुझ तक आए और कंधे पर बस हाथ रख कंधा थोड़ा दबाकर चले गए। प्रिंसिपल ही नहीं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, स्पेशली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की इंटेलिजेंस सर्विस बहुत प्रखर थी। बोर्डिंग के अंदर या बाहर बोर्डिंग का कोई भी मेंबर कुछ भी करता, अच्छा या बुरा, वो अविलंब उन तक पहुंच जाता। उनकी ये इंटेलिजेंस अंततः थी तो बोर्डिंग स्कूल की गरिमा के लिए ही। सो उन सभी के प्रति मेरे मन में सम्मान था और आज भी है। उच्च शिक्षा में तो ऐसे धूर्त मिले जो उन्हें कोई क्या कहता, इसकी जासूसी कराते फिरते पता चले। एक आदमी को पता होता है कि मामला गड़बड़ कहां है। जो स्वयं गड़बड़ है वो अपने बारे में, और जो स्वयं ठीक है वो शिक्षा की गरिमा के संदर्भ में जासूसी कराएगा ना। सीधी सी बात है। ईश कृपा से मिला अवसर। जून में मेरी नियुक्ति के बाद जो पहला राष्ट्रीय पर्व एवं स्कूल का समारोह हुआ वो था 15 अगस्त, हमारा प्यारा स्वतंत्रता दिवस। समारोह की तैयारियां चल रही थी। प्रिंसिपल का अभिभाषण स्केटिंग ग्राउंड के ऊपर के स्टेज पर तथा अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम स्कूल के विशाल ऑडिटोरियम में होने थे। अगस्त 14, 2002 की रात्रि लगभग 8 बजे प्रिंसिपल का एक ही पंक्ति का लेटर उनका घरेलू नौकर लेकर मेरे रूम पर आया। लिखा था, कल का मुख्य भाषण आप देंगे। यू विल बी द चीफ स्पोकन पर्सन फॉर टुमारो फंक्शन। लेटर देकर नौकर महोदय तो चले गए। मुझे लगा संदर्भ कोई और ना हो। मैंने बाहर आकर इंटरकॉम से प्रिंसिपल के निवास पर कॉल की। फोन उठाते ही जैसे ही मैंने गुड इवनिंग सर कहा, वे बोले डोंट से नो, और फोन रख दिया। ना मैंने कुछ कहा ना उन्होंने कुछ सुना। वे ये समझ गए कि मैं क्या कह सकता हूं और मैं ये पूरी तरह समझ गया कि मामला सच्चा है और अति गंभीर भी। मैंने अनेक एक्सटेम्पोर डिबेट्स में भाग लिया हुआ था, परंतु ये पृथक प्रकार की चुनौती थी। स्कूल के सारे बच्चे ही नहीं, सारा टीचिंग स्टाफ व नॉन टीचिंग भी आपके सामने एक साथ। अब तक मुझे मिले सबसे योग्य प्रिंसिपल व प्रखर हेडमिस्ट्रेस के समक्ष मुख्य अभिभाषण का अर्थ एक बहुत बड़ा दायित्व था, साथ ही बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तक अपनी क्षमता पहुंचाने का अवसर भी, क्योंकि उन सभी के सेक्रेटरीज उस फंक्शन में उपस्थित रहते ही थे। मैंने बिना लिखे सारी स्पीच मस्तिष्क में सेट की और प्रभु का नाम ले हो गया निद्रालीन। अगली सुबह अपने जीवन का प्रथम स्वतंत्रता दिवस अभिभाषण मैंने स्कूल में दिया, जो लगभग 30 मिनट का था और पारंपरिक पिष्ट पेषण से मुक्त, सामयिक बिंदुओं पर अधिक संकेंद्रित था। उस अभिभाषण में शेरों व कविताओं के अनेक उद्धरण थे। बाद में इस अभिभाषण का जितना लाभ किसी भी शिक्षक को हो सकता था, उसका कई गुना मुझे स्कूल प्रबंधन से मिला। एक बात जो भूल गया था वो ये कि उस सुबह वो जी मुझे रूम से निकलते ही मिली। मैंने उनके पैर छूकर उन्हें बताया कि आज का मुख्य अभिभाषण मेरा है। वे पैर छूने से बहुत द्रवित हो गई और आशीष दिया, आपकी आज की स्पीच शानदार होगी। वो आशीष फलित हुआ। सम्मान से संस्कारी पिघलता है, संस्कारहीन नहीं। मिलन 18 वर्षों बाद। ये अत्यंत सुखद है कि संस्मरण 8 के FB पर आने के बाद
संस्मरण के संकेंद्र प्रिंसिपल श्रीपति शरण दास, उस समय अधिकांश लोग उन्हें SS दास के नाम से जानते थे, से 18 वर्षों बाद फोन पर बातचीत हुई। उन्हें उस समय की सभी बातें याद थीं। FB पर उन्होंने मुझे भेजे जा रहे कमेंट्स को बहुत रुचि से पढ़ा और अनेक के स्वयं उत्तर भी दिए। संस्मरण 9 में श्री पराग चतुर्वेदी के एक कमेंट के उत्तर में उन्होंने लिखा, यस, 15 अगस्त का भाषण हिंदी में ही होना चाहिए। जितने भी स्कूल मैंने हेड किए वहां 15 अगस्त की स्पीच हिंदी में ही दी गई और सम्राट ने उसकी पूरी जिम्मेदारी और इज्जत से निभाई। थैंक यू सम्राट। इस कमेंट से हिंदी के प्रति एक बोर्डिंग स्कूल के प्रिंसिपल का सम्मान तो प्रकट होता ही है कि वे किस प्रकार एक हिंदी शिक्षक को स्नेह व महत्व दे सकते हैं, इसका पता भी चलता है। संस्मरण 8 व 9 के बाद उस समय के 3 स्टूडेंट्स FB पर जुड़े, रूबी जिंदल, अनुज गोयल और तरु गोयल। तत्कालीन छात्र निशांत जेलदार अनवरत इस संस्मरणों को पढ़ रहे हैं। उस समय के साथी म्यूजिक टीचर और आज टीचर के संग ग्रेट म्यूजिशियन श्री रितेश कुमार भट्टाचार्य भी इन सभी संस्मरणों को निरंतर पढ़ रहे हैं और कमेंट्स भी कर रहे हैं। श्री कपिल चौधरी सर, जिनमें एक योग्य प्रिंसिपल बनने के सारे गुण अनुभव करता था मैं, भी सुंदर कमेंट के संग कल मिले। डॉक्टर सम्राट सरल भाषा और कुछ पंक्तियों में कितनी सटीक व्याख्या की है इनके व्यक्तित्व की। रूबी जिंदल ने एक कमेंट में लिखा है, आज बहुत समय के बाद कुछ अच्छा पढ़ा फेसबुक पर, थैंक यू फॉर शेयरिंग सर। अनुज गोयल ने लिखा, सर बहुत अच्छा लग रहा है पढ़कर, पुरानी यादें ताजा हो गई। तरु गोयल का कमेंट रहा, सही में सर, ये सब पढ़कर स्कूल के पुराने दिन में मैं खो गई थी। नॉन टीचिंग के एक मित्र संजय जुयाल ने लिखा, सुपर। तो प्रिंसिपल सर का कमेंट देखिए, सम्राट के वर्ड्स सबको हमेशा अमृत ही लगते थे। ही इज टू काइंड विद हिज वर्ड एंड एज अ ह्यूमन बीइंग। एक अन्य कमेंट में उन्होंने लिखा है, आई रिमेंबर यू एज एन एलोक्वेंट orator who spoke deeply from his guts and not from his lips, and his gentle demeanor and linguistic skill made him an extremely popular teacher and gentleman. Fond memories. God bless you, सम्राट। इन पंक्तियों को लिखते समय रूबी गोयल का एक संदेश और मिला है, सर आप बिल्कुल सही समय पर आए थे, काश इससे जल्दी आते और इससे और देर तक ठहर जाते। इस समय की हिंदी क्लासेस मैं कभी भी नहीं भूल सकती। आपने हमें लिटरेचर का महत्व और लिटरेचर से प्रेम दोनों सिखाए। कौन शिक्षक होगा जो ऐसे योग्य प्रिंसिपल, सहयोगी मित्रों और प्यारे बच्चों की स्मृतियों के संग आजीवन स्वयं को धन्य अनुभव नहीं करेगा। आज का ये संस्मरण 18 वर्ष पूर्व के अनुभवों से तो जुड़ता ही है। इन संस्मरणों में उस समय के व्यक्तित्वों का आना, इन्हें पढ़ना और इन पर कमेंट्स करना इन्हें रोचक व विशिष्ट रूप से जीवंत भी करता है। शिक्षा में घुस आए अधम लोगों, गंदे आरोपों की पूतनाओं, झूठी गवाहियों की सिद्ध हस्तों और कथा कथित रूप से कोरे कागजों के हस्ताक्षरकर्ताओं के लिए ये सब शायद कल्पना से बाहर की बात हो कि शैक्षिक मूल्य यूं भी स्थापित किए जाते हैं।
परंतु बात सिर्फ वही है कि संस्कार कैसे हैं। जहां संस्था का कब्जाऊ ही खाऊ पी जैसा अधम हो, वहां नैतिक मूल्य संघर्ष करेंगे ही और प्रत्येक बार जीतेंगे भी। उस बोर्डिंग स्कूल में शिक्षा उच्च स्तर पर थी, तो इसका सीधा कारण था बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मैनेजमेंट का शिक्षा को प्राथमिकता देना। प्रिंसिपल के रूप में श्रीपति शरणदास जैसे योग्य व्यक्ति का होना, हेडमिस्ट्रेस के रूप में प्रखर श्रीमती एस इफ्रामिन का होना, जिनके सानिध्य में मेरे जैसे अनेक शिक्षक एक सुंदर वातावरण में शैक्षिक मूल्यों की स्थापना कर पाए। खुशी देने में ना हो देरी। मसूरी के अध्यापन के 2 वर्ष बहुत सिखाने वाले रहे। वहां वरिष्ठ अध्यापिका विभागाध्यक्ष के आकस्मिक निधन से पद रिक्त हुआ था, जिस पर मेरी नियुक्ति हुई। नियुक्ति के बाद मुझे यह भी पता चला कि उनके निदेशन में स्कूल लगातार 3 बार एक वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लाया। सो चल वैजंती रनिंग ट्रॉफी स्कूल को 1 वर्ष रखने के लिए मिली, और स्कूल यदि इस वर्ष भी प्रथम स्थान पर आया तो वो ट्रॉफी सदैव के लिए उसकी हो जाएगी। ये मेरे लिए एक चुनौती भी थी। 4 विद्यार्थियों को एक टॉपिक देकर उनमें से 2 छात्राओं को मैंने वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए चुना। दोनों को प्रतियोगिता के विषय के क्रमशः पक्ष व विपक्ष में लिखवाया। वाद विवाद प्रतियोगिता में अभी 15 दिन थे। प्रिंसिपल का निर्देश था कि मैं प्रतिदिन उन दोनों को सुनूं। वे दोनों ही डे स्कॉलर, जो बोर्डिंग में ना रहकर स्थानीय निवासी होने के कारण घर से आती हों, थीं। 2-3 दिन उन दोनों को सुनने के बाद मुझे लगा कि वे मेरी उम्मीद से कहीं अधिक निपुण वक्ता हैं। शाम होते होते मसूरी में ठंड भी बढ़ जाती थी, सो मैंने उन्हें छुट्टी के बाद बिना सुने घर जाने को कह दिया। प्रिंसिपल तक ये बात किसी ने पहुंचाई तो मुझे बुलाकर उन्होंने बस इतना कहा कि एफर्ट कीजिए कि ट्रॉफी हमारी ही हो जाए। उनकी इस बात में मुझे उदारता दिखी और नियति के प्रति खुली दृष्टि भी। कौन कह सकता है आगे क्या होगा? फिर भी अपने लेवल पर बेस्ट करने का आश्वासन मैंने उन्हें दिया। वाद विवाद प्रतियोगिता के दिन स्कूल से जाने से पूर्व मैं दोनों छात्राओं को प्रिंसिपल रूम में आशीर्वाद के लिए ले गया। प्रिंसिपल भावुक हो गए। बोले, इससे पूर्व किसी भी विषय या प्रतियोगिता में ले जाने से पूर्व कोई टीचर यूं नहीं मिलने मिलाने लाया। शुभकामनाएं पाकर हम चले। उस प्रतियोगिता में दोनों बच्चियों ने प्रथम स्थान और इस प्रकार स्कूल ने लगातार 4थी बार प्रथम स्थान पाया। ट्रॉफी अब स्थायी रूप से हमारे बोर्डिंग स्कूल की हो गई थी। मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया। प्रिंसिपल ने किसी मित्र के मोबाइल से बच्चों को बधाई दी और जेपी में लंच का आश्वासन। बच्चियां बहुत खुश थीं। उन्होंने डोसा खिलाने की मनुहार की, जो पूरी की गई। ये अधिकार था उनका। इनमें से एक ने बाद में डीयू से साइकोलॉजी में पीएचडी की और आजकल एक प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रोफेसर है। बच्चियां घर चली गईं और मैं बोर्डिंग स्कूल की तरफ बढ़ा। वो मसूरी की एक बारिश भरी धुंध में घिरी शाम थी। मुझे लगा कि कोई है जो लगातार पीछे है। मुड़कर देखा, रेनकोट पहने एक 55-60 वर्ष के सज्जन। पूछा, कुछ कहना चाहते हैं? उन्होंने कहा, मैं उस टीचर का हस्बैंड हूं जिनके देहावसान से खाली हुई पोस्ट पर आप आए हो।
मैं उस डिबेट में था और देखना चाहता था कि क्या आप वो ट्रॉफी हमेशा के लिए स्कूल को दिला पाएंगे। इतना कहकर उन्होंने अपनी बाहों में ले लिया मुझे और बच्चे की तरह सुबकते हुए बोले, आप मेरे घर चलकर एक कॉफी पी लें तो उनकी पत्नी की आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। मेरे समक्ष ऊहापोह थी। उनसे ये जानकर मैं और भी भावुकता से भर चुका था कि वे प्रतियोगिता स्थल से ही मेरे पीछे थे और जितनी देर मैंने बच्चियों के संग डोसा खाया, वे मसूरी की उस अति ठंड भरी शाम में रेस्टोरेंट के बाहर खड़े मेरी प्रतीक्षा करते रहे। मोबाइल का वो दौर था जब इनकमिंग के भी पैसे लगते थे और मेरे पास मोबाइल उन दिनों था नहीं। उनके घर जाने के लिए प्रिंसिपल की परमिशन लेनी थी क्योंकि बोर्डिंग का गेट जल्दी बंद हो जाता था। उन सज्जन ने अपने मोबाइल से प्रिंसिपल से बात की। प्रिंसिपल ने उसी फोन पर मुझे कहा, जरूर जाओ डॉक्टर शर्मा, ये मौका है किसी को खुशी देने का। प्रिंसिपल श्रीपति शरण दास का ये निर्णय और उसका कारण मैं कभी नहीं भूलूंगा। उन सज्जन का घर किसी भी पर्वतीय घर की भांति बहुत सुंदर व आत्मिक था। कॉफी बनाते हुए वे मैडम को लगातार याद करते रहे। रात को बोर्डिंग तक छोड़कर जब लौटने लगे तो फिर गले लगाकर बोले, आज वो खुशी होगी कि उस जैसा ही कोई उसकी पोस्ट पर आया है। इस वाक्य ने मेरी दिन भर की थकान उतार दी। उस रात मैं थोड़ी देर से ही सो सका। अभी आप सुन रहे थे पीले पन्नों से अध्याय 4 का तीसरा भाग, जो अब यहीं समाप्त होता है। आगे की कहानी सुनने के लिए सुनते रहिए पीले पन्नों से अध्याय 4 का चौथा भाग। धन्यवाद।